नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल, लेक्चरर जीपीसी करौली। आज हम एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर 4 एयर पोल्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, एयर पोल्यूशन क्या होता है, इसके कौन कौन से कारण होते हैं एयर पोल्यूशन के, और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों का आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। तो दोस्तों, हम सभी के जीवन यापन के लिए वायु की मात्रा निश्चित होती है। हम वायु के बिना जीवन नहीं रह सकते। हम सभी जीवधारी वायु के बिना जीवन नहीं रह सकते। और जो हमें वायु की आवश्यकता होती है, प्रतिदिन 16 किलोग्राम के अप्रॉक्सीमेट हमें श्वास के लिए वायु की आवश्यकता होती है। अब जितनी वायु में जितनी भी प्रकार की गैसें होती है, जलवाष्प होते हैं, धूल के कण होते हैं, इन सभी का अनुपात निश्चित होता है। अगर इसमें किसी प्रकार का इम्बैलेंस उत्पन्न हो जाता है तो वह वायु प्रदूषण का कारण बनता है। और जो शुद्ध वायु होती है वो हमेशा रंगहीन व गंधहीन होती है। तो जो विभिन्न प्रकार की गैसें होती है वायु में, उसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक 76%, उसके बाद ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.0% तथा अन्य गैसें होती है जो कि करीब 1.5% होती है। तो अगर इन चीज़ों का या इन गैसों की मात्रा इनबैलेंस होती है तो वो वायु प्रदूषण का कारण होती है। तो जनरली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो वो है वायु प्रदूषण का कारण बनती है। तो हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि वायु प्रदूषण की परिभाषा क्या होती है। तो एक डेफिनेशन WHO द्वारा निर्धारित की गई है और एक हेनरी परकिंस द्वारा वायु प्रदूषण की परिभाषा दी गई है। तो हेनरी परकिंस के अनुसार वायु प्रदूषण होता है कि बाह्य पर्यावरण में धूल, धुआं, गैस, तुषार, गंध एवं वाष्प में से एक या अधिक प्रदूषकों की हानिकारक मात्रा एवं दीर्घ अवधि तक उपस्थिति जो मनुष्य, जानवरों, पेड़ पौधों एवं संपत्ति के लिए घातक हो अथवा तर्कहीन ढंग से जीवन के आनंद में उपभोग में बाधक हो, वायु प्रदूषण कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर वायुमंडल में जो भी धूल, धुआं और गैस है, इनमें से एक या अधिक प्रदूषकों की हानिकारक मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारे मनुष्यों और जानवरों और पेड़ पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो वो हमें वायु प्रदूषण कहलाता है। फिर दूसरी परिभाषा WHO के द्वारा दी गई है। उसके अनुसार वायु प्रदूषण एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बाह्य वायुमंडल में ऐसे पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं जो मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। इसके भी कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो बाह्य वायुमंडल होता है उसमें इस प्रकार के पदार्थ एकत्रित हो जाए जो हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, वो वायु प्रदूषण कहलाते हैं। अब देखते हैं वायु प्रदूषण के प्रकार। तो वायु प्रदूषण को जनरली दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है नेचुरल पोल्यूशन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल पोल्यूशन। तो नेचुरल पोल्यूशन में होता है आपका ज्वालामुखी विस्फोट, जिसके अंदर आपका गैसीय पोल्यूशन होता है। फिर चट्टानों के टूटने के कारण भी पोल्यूशन होता है। आंधी व तूफान से पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं। वनों में आग लगने से एरोसोल आ जाता है हवा में, तो उसके वो भी एक वायु प्रदूषण का जिम्मेदार है। इसी प्रकार से दलदले बायोटिक पोल्यूटेंट्स के है। फिर आता है आपका आर्टिफिशियल पोल्यूशन, जिसमें आपके धुआं, जीवाणु, बैक्टीरिया, धात्विक, अधात्विक, इन कार्बन डाइऑक्साइड, इनके द्वारा वायु प्रदूषण फैलता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वायु प्रदूषण के सोर्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, अर्थात जो मानव द्वारा निर्मित सोर्सेज है वायु प्रदूषण के, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि मानव ही है जो ज़्यादा वायु प्रदूषण फैलाता है। जो प्रकृति के द्वारा वायु प्रदूषण होता है वो तो अपने आप ही बैलेंस हो जाता है, प्रकृति उसको खुद अपने आप बैलेंस कर देती है। लेकिन जो मानव द्वारा प्रदूषण फैलाया जाता है वो बैलेंस नहीं हो पाता है, वो हमारे स्वास्थ्य पर किसी ना किसी रूप में प्रभाव डालता रहता है। तो सबसे पहले एंथ्रोपोजेनिक सोर्स होता है, उसमें हम पढ़ते हैं इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अर्थात जनसंख्या वृद्धि। तो सभी पॉल्यूशन जितने भी हम पढ़ेंगे, नॉइस पॉल्यूशन हो चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, उन सभी में जो सबसे मेन कारण वो है जनसंख्या वृद्धि। क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ उसके लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। तो आवश्यकताएं बढ़ने में वो प्राकृतिक संसाधनों को लगातार दोहन करता रहता है। इस कारण पॉल्यूशन, विभिन्न प्रकार के पॉल्यूशन होते रहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक है और ये एक गंभीर चिंता का विषय है। यदि जनसंख्या दर इसी वृद्धि से बढ़ती रही तो आने वाले समय में हमारे पर्यावरण पर बहुत ही भयंकर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं।
एक अनुमान के अनुसार अर्थात एक स्टडी के अनुसार एक अकेला व्यक्ति ही 36 अरब टन CO2 वातावरण में निष्कासित करता था, अर्थात एक सिंगल व्यक्ति ही करीब 36 बिलियन टन CO2 वातावरण में प्रोड्यूस करता है। यदि यह मात्रा वातावरण में लगातार बढ़ती रहती है तो वातावरण का तापमान भी निरंतर बढ़ता जाएगा और जिससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अर्थात जो जनसंख्या जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहती है और हमारे जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी और शरीर पर बहुत ही भयंकर दुष्प्रभाव आएगा। नेक्स्ट आता है आपके वाहनों से उत्पन्न धुआं। तो जितना भी सिटियों में पॉल्यूशन होता है उसका 80% पॉल्यूशन व्हीकलों के द्वारा होता है। ये व्हीकल इन व्हीकलों में क्या होता है कि पेट्रोल और डीजल के आंशिक दहन द्वारा जहरीला धुआं वातावरण में छोड़ते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण में उपस्थित नाइट्रोस के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके फोटोकेमिकल स्मॉग उत्पन्न करते हैं। अर्थात जो धुआं निकलता है बात इन वाहनों से जो धुआं निकलता है वो नाइट्रस ऑक्साइड से अभिक्रिया करके फोटोकेमिकल स्मॉग उत्पन्न करते हैं, जो कि बहुत जहरीला होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का 77% और नाइट्रस ऑक्साइड 7.7%, हाइड्रोकार्बन 13.7%। ये इस प्रकार के जो प्रदूषक है जो वाहनों से निकलते हैं। इसी कड़ी में आता है आपका तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्थात औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण के कारण भी दिन प्रतिदिन वायु प्रदूषण होता रहता है। जो आपकी किसी भी प्रकार का उद्योग हो, चाहे वो धातु प्लांट हो, धातु पिघलाने के संयंत्र, केमिकल प्लांट, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पल्प पेपर मिले, शुगर मिले, कॉटन मिले तथा रबर बनाने के प्लांट आदि वायु प्रदूषण के कारणों में लगभग 1/5% भाग जिम्मेदार है। अर्थात इतना प्रतिशत इन औद्योगिकरण से होता है। जो इसमें से निकलने वाले धुएं से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अकार्बनिक गैसें होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि प्रमुख प्रदूषक होते हैं। धुएं में उपस्थित धूल के छोटे छोटे कण कार्बन धातुएं, अन्य ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ तथा रेडियो एक्टिव पदार्थ आदि मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो औद्योगिकरण से इस प्रकार से यह प्रदूषण होता है। इसमें ये लगभग 1/5% के लिए जिम्मेदार होते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही भयंकर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार से आता है आपका वनों की कटाई या डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन से क्या होता है कि इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन क्या होता है जब अगर इनके पेड़ों की कटाई कर दी जाती है तो ये न तो ऑक्सीजन को छोड़ पाएंगे और न ही कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर पाएंगे। तो इसके कारण क्या होता है वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहती है। तो यह भी इसके कारण जो हमारे बैलेंस बना हुआ है पर्यावरण का वो प्रभावी होता है और इससे कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती रहती है। तो डिफोरेस्टेशन भी एक वायु प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। इसी प्रकार से है आपका बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो जितना भी हमारे धरती में दबा हुआ ईंधन होता है, चाहे वह कोयला हो, पेट्रोलियम हो, लकड़ी, जीवाश्म ईंधन, ये सभी ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। जब इनका दहन किया जाता है तो इससे वायु प्रदूषण होती है। इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनके दहन से ये जहरीले गैसें निकलती है जो हमारे आसपास के वातावरण को और वायु प्रदूषण फैलाती है। इसी प्रकार से जो फैक्ट्रियों के आसपास होती है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता बहुत अधिक होती है। कभी कभी वायु में उपस्थित यह सल्फर डाइऑक्साइड फैक्ट्री के आसपास स्थित छोटे छोटे कणों से मिलकर ऑक्सीकरण के माध्यम से ऑक्सीकरण द्वारा सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करती है। यह भी बहुत एक हानिकारक गैस होती है जो पानी के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है जिससे अम्लीय वर्षा होती है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है उसका ऑक्सीकरण होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है जो पानी से अभिक्रिया करके जब बरसात होती है तब ये सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात अम्लीय वर्षा करती है। इसी प्रकार से स्मॉग, जो स्मॉग होता है वो औद्योगिक क्षेत्र में एक अन्य समस्या है। यह संपूर्ण क्षेत्रफल को एक मोटे कंबल की भांति ढक लेता है। स्मॉग होता है वो पूरे शहर को ढक लेता है, तो इसके अंदर न तो वायु का सर्कुलेशन हो पाता है प्रॉपर तरीके से, न सूर्य की किरणें
बाहर जा सकती है ना अंदर जा सकती है, और ग्लोबल वार्मिंग बनती रहती है, जो जीव जंतुओं, पेड़ पौधों आदि को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ अदृश्यता भी उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आता है आपकी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है। तो आपको पता है कि लोग अधिक अनाज उत्पन्न करने के चक्कर में भिन्न प्रकार के जैव रासायनिक जैसे कीटनाशक पदार्थ, खरपतवार नाशक पदार्थ इत्यादि जब फसलों पर छिड़के जाते हैं तो कुछ मात्रा में ये जहरीले पदार्थ हवा में भी फैल जाते हैं। वे वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जिससे जीव जंतु तथा मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है उसमें अधिक अनाज उत्पन्न करने के चक्कर में लोग अधिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जो जब इनका छिड़काव किया जाता है तो ये हवा में फैल जाते हैं और मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। इसी कड़ी में जो वायु प्रदूषण फैलाता है उसमें युद्ध भी एक है। लोग विभिन्न प्रकार के जैविक हथियार, रासायनिक हथियारों का युद्धों में प्रयोग करते हैं। हम 1945 के दशक में अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम के हमले देख चुके हैं। इससे आज भी लोग प्रभावित होते हैं। करीब 2.5-3 लाख लोगों की वहाँ मृत्यु हो गई थी और जाने कितने ही लोग वहाँ पर घायल हो गए थे। तो इन जो बार्स में जो रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया जाता है इसके कारण भी वायु प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट आता है आपके नेचुरल कॉजेज। ये तो आपने पढ़ा था अभी तक, जो मानव के द्वारा प्रदूषण होता है वायु प्रदूषण, तो ये बहुत खतरनाक होता है। इसी प्रकार से प्रकृति में अपने आप ही या नेचुरल तरीके से भी वायु प्रदूषण होता है, लेकिन ये प्रकृति अपने आप जो नेचुरल कॉजेज होते हैं ये पेड़ पौधों द्वारा या जंगलों द्वारा इसको वायु प्रदूषण अपने आप ही स्वतः नष्ट हो जाता है, अगर मानव के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप न हो। तो वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारणों में जो नेचुरल कॉजेज होते हैं उनमें मेन कारण होता है ज्वालामुखी का फटना, जंगलों में आग, प्राकृतिक कार्बन व अकार्बनिक क्षय, मार्स गैसें, फूलों के परागण इत्यादि है। ये सभी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं तथा वायु में उपस्थित होने पर उसे मानव स्वास्थ्य के लिए जहरीला बनाते हैं। तो जो भी नेचुरल कॉजेज होते हैं ये अपने आप प्रकृति में होते रहते हैं और ये मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो प्रकृति अपने आप ही नील कर देती है। नेक्स्ट आता है आपके कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो मेनली नाइट्रस के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, यह है मेनली एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नाइट्रस के ऑक्साइड क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं और इसका क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम नाइट्रस के ऑक्साइड। तो वाहनों से निकले धुएं, जंगल की आग, ताप बिजली, घर व उद्योगों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की भट्टियों से ये नाइट्रस के ऑक्साइड निकलते हैं। जो नाइट्रस के ऑक्साइड होते हैं वो रंगहीन व गंधहीन होते हैं और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है वो उसके ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में या HNO3 में ये परिवर्तित हो जाता है और HNO3 एक बाद में जल से अभिक्रिया करके अम्ल वर्षा का कारण बनता है। तो जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है वो ओजोन परत के क्षय व ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। N2O हाइड्रोकार्बन के साथ मिलकर प्रकाश रासायनिक धूम PCS या फोटोकेमिकल स्मॉग निर्मित करती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड मेनली नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जो जंगलों से या वाहनों से, जंगलों की आग से, वाहनों से निकलते हैं और इसके कारण फोटोकेमिकल स्मॉग या अम्लीय वर्षा होती है। फिर आता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और जल में अविलेय होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रमुख शोषक मृदा में उपस्थित सूक्ष्मजीव है। इसका अल्प भाग ऊपरी वायुमंडल में विलीन होता है। चूंकि सर्वाधिक मात्रा में वायुओं में उत्पन्न होती है, इसमें जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है इससे यह अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो कि एक इससे दम घुट जाता है लोगों का और ये मर जाते हैं। अगर आप जो घरों में सिगरिया वगैरह यूज करते हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो आपने देखा होगा कभी लोग सर्दियों में कमरे को गर्म करने के चक्कर में कमरे को बंद कर देते हैं और उसमें सिगरी को जलाकर छोड़ देते हैं। तो अगर सुबह देखा जाए तो लोगों की मृत्यु हो जाती है। वो किस कारण होता है? वो कार्बन मोनोऑक्साइड
के द्वारा ही होता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऑक्सीजन से क्रिया करके हीमोग्लोबिन में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। फिर आता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर युक्त पदार्थों के दोहन से उत्पन्न SO2 गैस रंगहीन व तीक्ष्ण गंध युक्त होती है। सल्फर डाइऑक्साइड हमारे वाहनों से जो हम जीवाश्म ईंधन यूज करते हैं उसके दोहन से प्राप्त होता है, और यह तापीय विद्युत ग्रह अन्य कारखानों से लगभग 35% तथा ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक सोर्सों से 65% SO2 प्रदूषण फैलाता है। यह ऑक्साइड ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा SO2 से SO3 में बदल जाता है, जो कि H2SO4 होता है, और यह अम्ल H2SO4 पानी के साथ अभिक्रिया करके अम्ल वर्षा का कारण बनता है। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? मुख्य रूप से वायु में CH4 ईंधन, इथाइलिन, एसिटिलीन, प्रोपेन, आइसोप्रोपेन आदि हाइड्रोकार्बन होते हैं। वायुमंडल में इनका स्रोत मुख्यतः पौधे हैं तथा अवायवीय जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक अपघटन से भी इनका निर्माण होता है। यातायात के साधन भी हाइड्रोकार्बन के प्रमुख स्रोत हैं। ये पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट हैं जो एक प्रकाश रसायन कोरे का निर्माण करता है। इसमें भूरे रंग की धुंध होती है जो आँख व फेफड़ों में जलन उत्पन्न करती है व पौधों को भी हानि पहुंचाती है। तो हाइड्रोकार्बन भी एक प्रमुख एयर पॉल्यूटेंट्स होता है। फिर आता है पर्टिकुलेट्स। जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको पर्टिकुलेट्स कहा जाता है। तो एरोसोल, कोहरा, धुंध, कज्जल आदि कल कारखानों, ताप बिजली घर, भूकंप, रूम फ्रेशनर, वाहनों से ईंधन आदि के द्वारा यह पार्टिकुलेट्स फैलते हैं। वायुमंडल में इनकी उपस्थिति से प्रकाश प्रकीर्ण व अवशोषित हो जाती है। अगर वायुमंडल में ये उपस्थित रहते हैं तो इसमें प्रकाश का अवशोषण होता है, अर्थात प्रकाश पूरी तरह से जमीन पर नहीं पहुंच पाता है और दृश्यता कम हो जाती है। यह फोटोकेमिकल स्मोक के लिए भी जिम्मेदार होता है। इससे इमारतों की क्षति हो जाती है, श्वसन क्रिया में ये बाधा फैलाते हैं। अब आता है हम वायु प्रदूषण के जीवित व अजीवित प्राणियों पर दुष्प्रभाव, अर्थात एयर पोल्यूटेंट्स के जो लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स होते हैं उस पर क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं एयर पोल्यूशन के। सबसे पहले हम देखते हैं मानव स्वास्थ्य पर इनका क्या प्रभाव होता है। तो जो वायु प्रदूषण के द्वारा हमें सांस लेने में परेशानी होती है और इसके कारण निम्न प्रभाव होते हैं। तो इसके कारण फूलों के परागण, फंगस और वायु में जो उपस्थित धूल के कण होते हैं उनके द्वारा एलर्जिक बीमारियां फैलती है। तो जितने भी फूलों के पराग कण होते हैं, फंगस और वायु में उपस्थित धूल के कण होते हैं, ये क्या होते हैं? पर्टिकुलेट्स मैटर्स होते हैं। और जब ये हम स्वास्थ्य के द्वारा अंदर जाते हैं तो इसके कारण हमें एलर्जी उत्पन्न होती है, जो भी एक बीमारी होती है। फिर इसी प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड टिश्यू होते हैं में प्रवेश कर मुख में सूखापन, गले में कठोरता व आंखों में जलन इत्यादि उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से कार्बन, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो भी आपके कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अधिक होती है। जब वो हमारे ब्लड में घुलता है तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे हमें हृदय रोग संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से हाइड्रोकार्बन तथा कई अन्य वायु प्रदूषण कैंसर के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन हमारे कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है, इसके कारण हमें कैंसर भी उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार से इसमें कई प्रकार की श्वसन संबंधी बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है, जैसे एम्फाइस्मा, निमोनिया, फेफड़ों का कैंसर वायु प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। तो धूल के कारण अस्थमा और निमोनिया जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से कफ, गले में खराश, श्वास लेने में आवाज आना, श्वसन नली में सूजन, सिर दर्द, चक्कर आना आदि बीमारियां इससे हो सकती है। फिर ये तो था मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं कि जो वनस्पति होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उस पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। हम मानव स्वास्थ्य पर देख सके, इससे कैंसर, सांस लेने में परेशानी, ये सारी चीज़ें होती है। अब वनस्पति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरोसिस उत्पन्न करती है
जो क्लोरोफिल को नुकसान पहुंचाती है, जिससे पेड़ पौधे वनस्पतियों को घातक नुकसान पहुंचाती है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा फ्लोराइड फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। वायु में उपस्थित धूल के कण तथा धुआं पत्तियों की सतह को ढककर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित करते हैं। तो इन शॉर्ट, इससे क्या होता है कि जो भी वायु प्रदूषण होता है वो इसकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है और लोग, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाते, वो अपना विकास नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मानव क्या है, पेड़ पौधों पर ही डिपेंडेंट है। अगर पेड़ पौधे मर जाएंगे तो हमारे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा और ये हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही भयंकर प्रभाव डालेगा। तो जो वनस्पतियों पर प्रभाव होता है वो इनडायरेक्टली रूप से मानव पर ही इसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से हम इफेक्ट ऑन मटेरियल एंड बिल्डिंग्स, तो हमने देखा था कि जो नाइट्रस के ऑक्साइड है और सल्फर के ऑक्साइड है, वो जल उनके ऑक्सीकरण के द्वारा वो HNO3 और H2SO4 में कन्वर्ट हो जाते हैं तथा ये जल के साथ अभिक्रिया करके एसिड रेन करते हैं। तो जो अम्लीय वर्षा होती है तथा प्रकाश रासायनिक धुआं धातुओं तथा इमारतों को प्रभावित करता है और यह जल तथा मृदा को भी प्रदूषित करते हैं। तो जो अम्लीय वर्षा के कारण हमारी छतें, जो हमारी बिल्डिंग्स होते हैं, वो प्रभावित होती है, हमारे धातु प्रभावित हो जाते हैं। ऐतिहासिक इमारत आगरा का ताजमहल मथुरा रिफाइनरी से उत्पन्न होने वाला वायु प्रदूषण का द्वारा प्रभावित हुआ है। तो जो हमारा ताजमहल है वो मथुरा की रिफाइनरी से जो वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है उससे प्रभावित हुआ है। और हमारा लास्ट है जलवायु, अर्थात क्लाइमेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो धुआं, कुआसा तथा धूल वातावरण की पारदर्शिता को कम करता है, जिससे कभी कभी दूर तक देखने में परेशानी होने पर ट्रेन और सड़कों पर भयंकर दुर्घटनाएं हो सकती है। अर्थात ये हमारी विजिबिलिटी को प्रभावित करता है, जिसके कारण हमारी पारदर्शिता कम हो जाती है और भयंकर दुर्घटनाएं सड़क पर हो सकती है। ये इस प्रकार से जो वायु प्रदूषण होता है इसका प्रभाव पड़ता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।